जाति एवं जाति व्यवस्था। अतीत में जाति भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी एक अनूठी संस्था है। हालांकि विश्व के अन्य भागों में भी सामान्य प्रभाव उत्पन्न करने वाली सामाजिक व्यवस्थाएं पाई जाती है, परंतु भारत जाति व्यवस्था अपने आप में अपवाद ही है। हालांकि ये हिंदू समाज की संगठनात्मक विशेषता है, परंतु ये प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य धार्मिक समुदाय में भी प्रचलन फैला हुआ है, मुख्य रूप से मुसलमान, ईसाई और सिखों में। अंग्रेजी शब्द जाति कास्ट वास्तव में पुर्तगाली शब्द कास्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ विशुद्ध नस्ल है। यह शब्द एक व्यापक संस्थागत व्यवस्था को संदर्भित करता है, जिसे दो अलग अलग शब्दों वर्ण और जाति द्वारा संदर्भित किया जाता है। वर्ण शाब्दिक, जिसका शाब्दिक अर्थ रंग, समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार श्रेणियों में विभाजन को वर्ण कहा जाता है। हालांकि इस विभाजन में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल नहीं है, जो कि जाति बहिष्कृत विदेशियों, दासों, युद्ध में पराजित लोगों और अन्य लोगों से मिलकर बना है, जिन्हें कभी कभी पंचम या पंचमी श्रेणी कहा जाता है। दूसरी ओर जाति एक सामान्य शब्द है जो निर्जीव वस्तुओं से लेकर पौधों, पशुओं, मनुष्यों तक की प्रजातियों या उनके किसी प्रकार को संदर्भित करता है। जाति भारतीय भाषाओं में जाति की संस्था को संदर्भित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला शब्द है। हालांकि भारतीय भाषा बोलने वालों में अंग्रेजी शब्द जाति का उपयोग करना शुरू कर दिया है। सामान्य व्याख्या अक्सर वर्ण को भारत में एक व्यापक राष्ट्रव्यापी वर्गीकरण के रूप में अलग करती है, जबकि जाति को एक क्षेत्रीय या स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में माना जाता है, जिसकी विशेषता कई जातियों एवं उपजातियों को शामिल करने वाली एक अधिक जटिल प्रणाली है। जबकि चारों वर्णों का वर्गीकरण पूरे भारत में समान रहता है, जाति पदानुक्रम क्षेत्रीय वर्गीकरणों की अधिक विविधता को प्रदर्शित करता है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते हैं। ज्योतिबा फुले 1827 से 1890। ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की भर्त्सना की तथा शुद्धता और शुद्धता के नियमों का तिरस्कार किया। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये तथाकथित निम्न जाति के लोगों के लिए मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय की सुरक्षा के लिए समर्पित थे। सामान्य व्यवस्था अक्सर वर्ण को भारत में एक व्यापक राष्ट्रव्यापी वर्गीकरण के रूप में अलग करती है, जबकि जाति को एक क्षेत्रीय या स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में माना जाता है, जिसकी विशेषता कई जातियों उपजातियों में शामिल करने वाली एक अधिक जटिल प्रणाली है। जबकि चारों वर्णों का वर्गीकरण पूरे भारत में समान रहता है, जाति पदानुक्रम क्षेत्रीय वर्गीकरण की अधिक विशेषज्ञता या विविधता को प्रदर्शित करती है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का कालक्रम सामान्यतः ये माना जाता है कि चारों वर्णों का वर्गीकरण अर्थात वर्ण व्यवस्था 3000 वर्ष पुरानी है। हालांकि विभिन्न समय काल में जाति व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप रहे हैं। इसलिए यह मान लेना कि एक समान व्यवस्था 3000 वर्षों से चली आ रही अपने आप को भ्रमित करना होगा। अपने प्रारंभिक काल वैदिक काल 900 से 500 ईसा पूर्व के बीच में जाति व्यवस्था वास्तव में वर्ण व्यवस्था ही थी और इसके केवल 4 विभाजन थे। यह विभाजन बहुत विस्तृत या बहुत कठोर नहीं थे और ये जन्म से निर्धारित नहीं होते थे। इन वर्गों के बीच स्थान परिवर्तन संभव ही नहीं बल्कि सामान्य भी था। अक्सर अंतः उत्तर वैदिक काल में ही जाति एक कठोर संस्था बनी, जिससे हम जाति के प्रसिद्ध परिभाषाओं
परिभाषाओं द्वारा परिचित हैं। जाति व्यवस्था की विशेषताएं। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, जिसमें जन्म आधारित निर्धारण। जाति मुख्य रूप से जन्म से निर्धारित की जाती है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति स्वचालित रूप से अपने माता पिता की जाति से संबंध होता है। यह व्यक्तिगत चयन का मामला नहीं है और किसी की जाति बदलना, इससे बाहर निकलना या स्वेच्छा से एक अलग जाति में शामिल होना आमतौर पर संभव नहीं है। हालांकि अपवाद मौजूद है जहां किसी जाति से निष्कासन हो सकता है। विवाह संबंधी कठोर नियम। एक जाति के भीतर सदस्यता के लिए विवाह से संबंधित कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति समूह सजाति होते हैं, जिसका अर्थ है कि विवाह संबंधी प्रक्रियाएं एक ही जाति समूह के सदस्यों तक सीमित हैं। आहार और भोजन साझा करने के नियम। जाति व्यवस्था में खाने और खाना बांटने के बारे में नियम भी शामिल होते हैं। किस प्रकार का खाना खा सकते हैं और किस प्रकार का नहीं, यह निर्धारित है तथा किसके साथ खाना बांटकर खाया जा सकता है, यह भी निर्धारित होता है। विभिन्न अवधारणाएं यह निर्धारित करती हैं किस प्रकार के भोजन का सेवन किया जा सकता है तथा इस संबंध में भी नियम है कि कोई किसके साथ भोजन साझा कर सकता है। पदानुक्रमिक संरचना। जाति प्रणाली को एक पदानुक्रम में संगठित किया जाता है, जिसमें कई जातियां शामिल होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना निर्दिष्ट पद और दर्जा होता है, जबकि कई जातियों की पदानुक्रमिक स्थिति क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है। एक पदानुक्रमिक संरचना हमेशा मौजूद रहती है। खंडित उपविभाग। जातियां अक्सर अपने भीतर आपसी उपविभाजन प्रदर्शित करती हैं, जिन्हें उपजातियां कहा जाता है। कुछ मामलों में उपजातियां आगे उपजातियों में विभाजित हो सकती हैं। इस संरचना को एक खंडी संगठन के रूप में वर्णित किया गया है। व्यावसायिक जुड़ाव। पारंपरिक तौर पर जातियां विशिष्ट व्यवसायों से निकटता से जुड़ी हुई थीं। एक जाति में पैदा हुए व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय का अभ्यास करने तक सीमित थे, जिसके परिणामस्वरूप वंशानुगत व्यवसाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते थे। ये नियम प्राचीन धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं। इसमें से अधिकांश में प्रतिबंध या निषेध शामिल थे। कुछ जातियों को लाभ हुआ, जबकि अन्य को अंतर्निहित श्रम और अधीनता का सामना करना पड़ा। जाति व्यवस्था के सिद्धांत। जाति प्रणाली की वैचारिक रूप से सिद्धांतों के दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। एक भेदभाव और अलगाव पर आधारित है और दूसरा संपूर्णता और पदानुक्रम में निहित है। जाति मिश्रण से बचने के लिए जाति को नियंत्रित करने वाले कई धर्मशास्त्रीय नियम तैयार किए गए हैं। इन नियमों के विवाह, भोजन साझा करने, सामाजिक वार्ता और व्यावसायिक सीमाओं जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। इसके विपरीत इन विशिष्ट और अलग जातियों का एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे केवल एक बड़े समूह के संबंध में मौजूद हैं, जो सभी जातियों से बने समाज की समग्रता है। ये सामाजिक संपूर्णता यह व्यवस्था समतावादी के बजाय पदानुक्रमिक संरचना का पालन करता है। यह संरचना व्यवस्था के भीतर प्रत्येक व्यक्तिगत जाति का न केवल एक विशिष्ट स्थान होता है, बल्कि एक विशिष्ट पद भी होता है, जो एक पदानुक्रमिक सीढ़ी के समान उच्चतम से निम्नतम तक बढ़ता है। धार्मिक या कर्मकांडी दृष्टि से जाति की अनुक्रमित व्यवस्था शुद्धता, शुचिता एवं अशुचिता के बीच के अंतर पर आधारित होती है। यह विभाजन किसी एक के जिन्हें हम पवित्र के करीब मानते हैं, विश्वास रखते हैं। अंततः कर्मकांड की शुद्धता के लक्ष्यार्थ उनके और जिसे हम पवित्र से परे मानते हैं या इसके विपरीत मानते हैं, अंततः यह वह कर्मकांड के लिए प्रदूषित होता है के बीच है। जिन जातियों को धार्मिक समूह में
जिन जातियों को धार्मिक रूप में शुद्ध माना जाता है उसका दर्जा ऊंचा होता है, जबकि जिन्हें कम शुद्ध या अशुद्ध माना जाता है उनका दर्जा निम्न होता है। समाज में उनकी भौतिक शक्ति सामाजिक स्थिति से निकटता से जुड़ी है। जातियाँ न केवल अनुष्ठान के संदर्भ में एक दूसरे के लिए असमान हैं, बल्कि उन्हें पूरक और गैर प्रतिस्पर्धी समूह भी माना जाता है। दूसरे शब्दों में व्यवस्था में प्रत्येक जाति का अपना स्थान है, जिन्हें कोई अन्य जाति नहीं ले सकती है। चूँकि जाति भी व्यवस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए यह प्रणाली श्रम के सामाजिक विभाजन के रूप में कार्य करती है। सिवाय इसके कि सिद्धांत रूप में यह किसी भी गतिशीलता की अनुमति नहीं देता है। उपनिवेशवाद और जाति एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति के वर्तमान रूप में औपनिवेशिक काल के साथ साथ स्वतंत्र भारत में तेजी से आए परिवर्तनों ने आकार दिया है। औपनिवेशिक काल के दौरान जाति व्यवस्था में भारी परिवर्तन हुए। कुछ लोगों का तर्क है कि जैसे हम आज जाति व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं, वह प्राचीन भारतीय परंपराओं की निरंतरता के बजाय औपनिवेशिक प्रभाव का परिणाम है। प्रारंभ में अंग्रेजों ने देश के प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जाति व्यवस्था की पेचीदगियों को समझा। इनमें से कुछ ने देश भर में जनजातियों और जातियों के रीति रिवाजों और शिष्टाचार व दस्तावेजीकरण करने वाले व्यापक सर्वेक्षणों और रिपोर्ट्स का रूप ले लिया। इस तरह के सर्वेक्षणों में सबसे पहले जनगणना थी। जाति के विषय में सूचना एकत्र करने का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सरकारी प्रयत्न जनगणना के माध्यम से किया गया। जनगणना के कार्य को सर्वप्रथम 1860 के दशक में प्रारंभ किया गया। इसके बाद सन 1881 से ही जनगणना ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष में कराई जाने लगी। सन 1911 में अल्बर्ट रिसले के निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस जनगणना में अंतर्निहित जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया। इससे पहले जाति पहचान बहुत अधिक लचीली और कम कठोर थी। सावित्रीबाई फुले देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका थी, जो पुणे में स्थापित किया गया था। इन्होंने अपना पूरा जीवन शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए शिक्षा अर्पण करने में लगा दिया। इन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालय की शुरुआत की। इनकी मृत्यु प्लेग से पीड़ित मरीजों की देखभाल के दौरान हुई। सावित्रीबाई फुले 1831 से 1897। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को मान्यता। औपनिवेशिक प्रशासन ने हाशिए पर रहने वाली जातियों के कल्याण में भी सक्रिय रुचि ली। 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसने राज्य द्वारा विशेष रूप से विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों तथा जनजातियों की सूचियां या अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शब्द अस्तित्व में आए। जाति अधिक्रम में जो जातियां सबसे नीचे थीं, जिनके साथ सबसे अधिक भेदभाव बरता जाता था, जिनमें सभी तथाकथित अस्पृश्य यानी अछूत जातियां शामिल थीं, जिन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर 1879 से 1973। पेरियार एक बुद्धिवादी और दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने लोगों को यह महसूस करने के लिए उद्बोधित किया कि सभी मनुष्य बराबर हैं और हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह स्वतंत्रता और समानता का आनंद ले। जाति का समकालिक रूप राष्ट्रवादी आंदोलन के जन आंदोलन है। राष्ट्रवादी आंदोलन के जन आंदोलन में जातिगत लामबंदी की एक प्रमुख भूमिका निभाई। दलित वर्गों को संगठित करने के प्रयास 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुए थे। उच्च जाति के प्रगतिशील सुधारकों के साथ साथ पश्चिमी भारत में महात्मा गांधी, फुले
बाबा साहब अम्बेडकर, अय्यानकली, श्री नारायण गुरु, इयोथी थम्स पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर जैसी निचली जातियों के सदस्यों ने दक्षिण में एक पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 के दशक की शुरुआत में महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों ने अस्पृश्यता के खिलाफ विरोध शुरू किया और अस्पृश्यता विरोधी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं। जब तक स्वतंत्रता क्षितिज पर थी, तब तक जाति भेद को खत्म करने के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन के यह कट्टरपंथी सुधारों को आगे बढ़ाने में असमर्थ और अनिच्छुक दोनों था। उदाहरण के लिए सरकारी नौकरी में नियुक्तियां जाति की स्थिति से रहित थीं, जो सभी के समान अवसर प्रदान करती थी। इसका एकमात्र अपवाद अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण के रूप में था। विचारणीय बिंदु में कई समाज सुधारक ने जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे को उठाया और एक न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। आप ज्योतिराव फुले, श्री नारायण गुरु, पेरियार के नेतृत्व में योगदान और आंदोलन का पता लगा सकते हैं। पारंपरिक जाति व्यवस्था पर आधारित आधुनिकीकरण का प्रभाव। राज्य के नेतृत्व वाली विकास पहलों का जाति व्यवस्था पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। आधुनिक उद्योगों ने नौकरी के नए अवसर प्रस्तुत किए, जाति की सीमाओं को पार कर गए, जबकि शहरों में शहरीकरण और सार्वजनिक जीवन ने जाति के अलग अलग सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। व्यक्तिवाद और योग्यता के विचारों को अपनाने वाले शिक्षित व्यक्तियों ने चरम और शीर्ष जाति प्रथाओं को छोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि जाति का लचीलापन स्पष्ट था, क्योंकि औद्योगिक नौकरी की भर्ती, चाहे वह बम्बई की कपड़ा मिलों में हो, कलकत्ता की जूट मिलों आदि में, जाति और संबंध आधारित ढांचे का पालन करना जारी रखा। श्रमिक भर्ती के लिए जिम्मेदार बिचौलिए अक्सर अपनी जाति और क्षेत्र का पक्ष लेते थे, जिसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट जातियों का विशेष विभागों का प्रभुत्व था। अछूतों के खिलाफ पूर्वाग्रह बना रहा। हालांकि यह ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम मात्रा में व्याप्त था। जाति के प्रभाव ने सांस्कृतिक और घरेलू क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बनाया हुआ है। अंतर्विवाह की प्रथा, जहां व्यक्ति अपनी जाति के भीतर विवाह करते हैं, आधुनिकीकरण और परिवर्तन से काफ़ी हद तक अप्रभावित रही है। समकालीन समय में भी अधिकांश विवाह जाति की सीमाओं के भीतर होते हैं। भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव 1980 के दशक में स्पष्ट रूप से जाति आधारित राजनीतिक दलों को उभरते हुए देखा गया। प्रारंभिक सामान्य चुनाव में ऐसा लगता है कि जाति संबद्धताओं ने चुनाव जीतने में निर्णायक भूमिका निभाई। हालांकि स्थिति अधिक जटिल हो गई, क्योंकि राजनीतिक दलों ने समान जाति आधारित जनगणनाओं का उपयोग करने के लिए प्रतिस्पर्धा की। शायद ये उन संकल्पनाओं में सबसे अधिक प्रचलित संकल्पनाएं सांस्कृतिकरण और प्रबल जाति की है। ये दोनों संकल्पनाएं एम.एन. श्रीनिवास की देन है, लेकिन इन पर अन्य विद्वानों द्वारा गहनता से चर्चा और आलोचना की गई। श्री नारायण गुरु 1856 से 1928। श्री नारायण गुरु ने सभी के लिए भाईचारे का उपदेश दिया और जाति व्यवस्था के दुष्प्रभावों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया तथा सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का उपदेश दिया। सांस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा आमतौर पर मध्य
या निम्न जाति के सदस्य किसी उच्च जाति या जातियों की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। प्रबल जाति एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन जातियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसकी जनसंख्या बढ़ी थी तथा जिन्हें स्वतंत्रता के बाद प्रभावित प्रबल जातियों ने भूमि सुधारों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संतोषजनक दर्जा प्राप्त किया। इन भूमि सुधारों ने पिछले भूमि मालिकों से अधिकार छीन लिए। आमतौर पर उच्च जातियों को अनुपस्थित जमींदार के रूप में जाना जाता था, जिनकी कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत कम भागीदारी थी। अक्सर ये उच्च जाति के जमींदार गांवों के बजाय कस्बों और शहरों में रहते थे। भूमि अधिकारों को दावेदारों के अगले स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया, जो कृषि के प्रबंधन में शामिल थे, लेकिन वास्तविक कृषि में नहीं। ये मध्यवर्ती जातियां भूमि की खेती और रखरखाव के लिए निचली जातियों, विशेष रूप से अछूत जातियों पर निर्भर थीं। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पर आधारित चुनावी लोकतंत्र के युग में उन्हें पर्याप्त राजनीतिक शक्ति प्रदान की। नतीजन ये मध्यवर्ती जातियां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख ताकत बन गई, जो क्षेत्रीय राजनीति और कृषि अर्थव्यवस्था में निर्णायक प्रभाव डाल रही थी। इस तरह की प्रमुख जातियों के उदाहरण में बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव, कर्नाटक में वोक्कलिंगा, आंध्र प्रदेश में रेड्डी तथा खम्मा, महाराष्ट्र में मराठा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट व गुजरात में पाटीदार शामिल हैं। समकालीन दौर में जाति व्यवस्था। आधुनिक भारत में जाति का विरोधाभास दृश्यता से अदृश्यता तक। समकालीन दौर में जाति व्यवस्था में हुए अत्यंत महत्वपूर्ण फिर भी विरोधाभासी परिवर्तनों में से एक परिवर्तन यह है कि अब जाति व्यवस्था उच्च जातियों, नगरीय, मध्यम और उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। उन समूहों के लिए जिन्हें उत्तर औपनिवेशिक विकास नीतियों से लाभ हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि जाति का महत्व कम हो गया है, क्योंकि इसने अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा किया। जाति का दर्जा यह सुनिश्चित करता है कि इन समूहों के पास तेजी से विकास द्वारा प्रस्तुत अवसरों का पूरी तरह से योगदान करने के लिए आवश्यक आर्थिक और शैक्षिक संसाधन हो। विशेष रूप से उच्च जातियों के अभिजात वर्ग की रियायती सार्वजनिक शिक्षा को लाभ हुआ है, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में। साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी के अवसरों के विस्तार का लाभ उठाया। इस अवधि के दौरान उनके शैक्षिक लाभ ने उन्हें पर्याप्त प्रतिस्पर्धा का सामना करने से रोक दिया। जैसे जैसे बाद की पीढ़ियों में उनकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति मजबूत हुई, इन समूहों को यह विश्वास होने लगा कि उनकी प्रगति का जाति से कोई तीसरी पीढ़ी के लिए उनकी आर्थिक और शैक्षिक पूंजी ही अनुकूल जीवन के अवसरों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त है। इस समूह के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि जाति उनके सार्वजनिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, जो मुख्य रूप से धार्मिक प्रथाओं या विवाह और संबंध के मामले में संबंधित व्यक्तिगत स्थिति अधिक जटिल है, जबकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग मुख्य रूप से उच्च जाति का है। सभी उच्च जाति के व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त हैं, कुछ गरीब भी हैं। जाति का प्रभाव अदृश्यता से लेकर प्रबल उपस्थिति तक, जहाँ तक अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों का संबंध है, उसके लिए जाति व्यवस्था का प्रभाव ठीक इसके विपरीत हुआ। जाति अत्यधिक दृश्यमान होने लगी, जो
अक्सर उनकी पहचान के अन्य पहलुओं पर हावी हो जाती है। उनकी जाति पहचान हावी हो गई है क्योंकि उनके पास विरासत से मिली शैक्षिक और सामाजिक पूंजी की कमी है। इसके विपरीत जो पहले से ही स्थापित जाति के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, वे अपनी जाति की पहचान को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वह उनकी कुछ सामूहिक संपत्ति में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ये समूह विभिन्न प्रकार के भेदभाव से पीड़ित हैं। राजनीतिक दबाव के बावजूद जवाब में लागू की गई आरक्षण और सुरक्षात्मक भेदभाव के उपायों जैसी राज्य की नीतियां उनके लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती हैं। इन जीवन रक्षक साधनों का उपयोग करना ही उनकी जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है और अक्सर यही उनकी पहचान का वह पक्ष होता है जिसे समाज मान्यता देता है। जनजाति एक आधुनिक शब्द है जो ऐसे समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत पुराने हैं और उपमहाद्वीप में के सबसे पुराने निवासी हैं। भारत में जनजातियों की परिभाषा नकारात्मक शब्दों में अर्थात वे क्या नहीं है यह बताकर की जाती है। जनजातियों ऐसे समुदाय थे जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे। उनका कोई मान्यता सामान्य प्रकार या राज्य या राजनीतिक संगठन नहीं था और समुदाय बटे हुए नहीं थे। जनजातीय समाजों को वर्गीकरण जहाँ तक सामाजिक विशेषताओं का संबंध है, जनजातियों को उनके स्थायी तथा अर्जित लक्षणों के अनुसार विभाजित किया गया। स्थायी लक्षणों के क्षेत्र भाषा, शारीरिक विशेषताएं, आवास आदि शामिल हैं। स्थायी लक्षणों का अध्ययन करके इन्हें मुख्य रूप से क्षेत्र, भाषा, भौतिक विशेषताएं, पारिस्थितिक आवास शामिल है। जनसांख्यिकी भारत की जनजातीय आबादी पूरे देश में फैली हुई है। लगभग 85% आदिवासी लोग मध्य भारत में रहते हैं जो पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, जनसांख्यिकी भारत की जनजातीय आबादी पूरे देश में फैली हुई है। लगभग 85% आदिवासी लोग मध्य भारत में रहते हैं जो पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक विस्तृत हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक संकेंद्रण है। असम को छोड़कर सभी राज्यों में 30% से अधिक आदिवासी जनसंख्या है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में 60 से 95% तक आदिवासी आबादी है। इसके विपरीत उड़ीसा, मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में शेष भारत में जनजातीय आबादी 12% से कम है। ये आदिवासी समुदाय पहाड़ियों, जंगलों, ग्रामीण मैदानों और शहरी औद्योगिक क्षेत्रों सहित विविध पारिस्थितिक आवासों में रहते हैं। भाषा के संदर्भ में जनजातियों को दो प्रमुख समूहों के 4 भाषाई विभाजनों में वर्गीकृत किया गया है। इंडो आर्यन और द्रविड़ ये शेष भारतीय जनसंख्या द्वारा भी साझा किए जाते हैं और जनजातियों का पूर्व का केवल 1% और बाद वाले लगभग 3% हिस्सा है। ऑस्ट्रिक और तिब्बती वर्मी ये मुख्य रूप से आदिवासियों द्वारा बोली जाती है जो पहले समूह के सभी और दूसरे समूह के 80% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। भौतिक नस्ली निलंबन में जनजातियों को नेग्रेडो, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़ और आर्य द्रविड़ के तहत वर्गीकृत किया गया है। द्रविड़ और आर्य श्रेणियों भारत की शेष जो लगभग 7 मिलियन से लेकर कुछ अंडमानी द्वीपवासियों तक होते हैं, जिनकी संख्या 100 से कम हो सकती है। सबसे बड़ी जनजातियों में गोंड, भील, संथाल, उराव, मीना, बोडो, मुंडा शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक में
द्रविड़ और आर्य श्रेणियाँ हैं। जनजातियों की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में समस्त जनसंख्या का लगभग 8.2% या लगभग 8.4 करोड़ व्यक्ति हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियां भारत में कुल जनसंख्या का 8 अर्जित लक्षणों दोनों के संरक्षण पर आधारित है। आजीविका का माध्यम जनजातियों में उनकी आजीविका के माध्यम पर आधारित वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें मछुआरों, खाद्य संग्रहकर्ता और अखेटक, शिकारी, स्थानांतरित कृषि करने वाले किसान तथा बागवान एवं औद्योगिक श्रमिक शामिल हैं। हिंदू समाज में इस एकीकरण के दृष्टिकोण को जनजातियों और प्रमुख हिंदू विचारधारा दोनों के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जनजातियों के दृष्टिकोण से एकीकरण का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उन्होंने किस सीमा तक हिंदू रीति रिवाजों और प्रथाओं को अपनाया। इसके अतिरिक्त हिंदू समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण, चाहे वे हिंदू धर्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोणों से जनजातियों को हिंदू समाज के भीतर उन्हें दिए गए दर्जे के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यह स्थिति कुछ जनजातियों के लिए उच्च सम्मान से लेकर अधिकांश अन्य लोगों के लिए आमतौर पर निम्न स्थिति तक होती है। जनजाति एक संकल्पना की जीवनी। 1960 के दशक के दौरान इस बात पर व्यापक चर्चा हुई कि क्या जनजातियों जाति आधारित हिंदू किसान समाज के साथ निरंतरता का एक छोर माना जाना चाहिए, क्या वे पूरी तरह से अलग प्रकार के समुदाय का गठन करते हैं। निरंतरता के समर्थकों ने जनजातियों को जाति आधारित किसान समाज से मौलिक रूप में अलग नहीं देखा, बल्कि कम स्तरीकृत, कम पदानुक्रमिक स्तर और व्यक्तिगत के विपरीत संसाधन स्वामित्व की अवधारणा के रूप में अधिक समुदाय उन्मुख माना। विरोधियों ने तर्क दिया कि जनजातियां शुद्धता और अवधारणा की कमी के कारण जातियों से पूरी तरह से अलग थी, जो जाति प्रणाली के लिए केंद्रीय है। 1970 के दशक में जनजातियों की दोषपूर्ण परिभाषाएं। 1970 के दशक में भारत में जनजातियों की प्रमुख व्याख्याएं त्रुटिहीन पाई गईं। इसके आकार, अलगाव, धर्म, आजीविका जैसे मानदंडों पर विचार करते समय पारंपरिक जनजाति किसानों का अंतर कायम नहीं रहा। कुछ भारतीय जनजातियां जैसे संथाल, गोंड, भील एवं हो जैसी अन्य जनजातियों में स्थायी कृषि को अपनाया। यहाँ तक कि शिकार करने वाली जनजातियां जैसे बिहार में बीरहोर विशेष रूप से घरेलू जनजातियों में लगी हुई थी, घरेलू गतिविधियों में लगी हुई थी। कुछ उदाहरणों में जातियों या गैर जनजातियों ने सीमित विकल्पों के कारण शिकार और संग्रहण का पेश अपना लिया। हिंदू समाज में जनजाति समावेशन जाति जनजाति के अंदर के बारे में चर्चा के व्यापक साहित्य को यह पता लगाने के लिए प्रेरित किया कि समय के साथ जनजातियों को हिंदू समाज में कैसे आत्मसात किया गया। विभिन्न तंत्र प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें सांस्कृतिकरण हिंदू जातियों द्वारा विजय के बाद शूद्र में स्वीकृति और संस्कृति शामिल थी। इस प्रक्रिया में या तो हिंदू धर्म में सभी समूहों को संप्रदायों के रूप में शामिल करने के समानांतर एक प्राकृतिक एकीकरण के रूप में एक शोषणकारी प्रयास के रूप में देखा जाता है। मानवविज्ञानियों की प्रारंभिक शाखा के लेखकों को मुख्यधारा में जनजातियों के समावेश के सांस्कृतिक पक्षों पर अधिक बल दिया, जबकि परवर्ती लेखकों ने सम्मिलित करने के शोषणात्मक तथा
राजनीतिक रूप में राजनीतिक राजनीतिक स्वरूप का अपना लेखन केंद्रित किया है। आदिम या मौलिक लक्षणों के रूप में जनजातियाँ, कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि जनजातियों को प्राचीन अर्थात मूल या शुद्ध सभ्यता द्वारा अशुद्ध समाज के रूप में मानने का कोई सुसंगत आधार नहीं है। वे जनजातियाँ जो पहले से मौजूद राज्यों और गैर राज्य जनजाति समूह के बीच संपर्क से उत्पन्न होने वाली द्वितीय घटनाओं के रूप में देखने का प्रस्ताव करते हैं। यह एक आदिवासीवाद की एक विचारधारा उत्पन्न करता है, क्योंकि आदिवासी समूह स्वयं को नए समूहों के रूप में करने के लिए आदिवासी के रूप में परिभाषित करते हैं। इस परिदृश्य के बावजूद यह विचार कि जनजातियाँ पाषाण युग के समाज की तरह है, अभी भी बना हुआ है। ऐतिहासिक रूप में आदिवासियों पर हमेशा अत्याचार नहीं किया जाता था। मध्य भारत में गढ़कटंगा या चंदा जैसे गोंड राज्य थे, उनके पास सत्ता थी और वे मैदानी लोगों पर प्रभुत्व रखते थे। राजपूत राज्य वास्तव में आदिवासी समुदायों के बीच स्तरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उभरे। आदिवासी अक्सर मैदानी लोगों पर हमला करने की अपनी शक्ति के माध्यम से और स्थानीय मिलिशिया के रूप में अपनी सेवाओं के माध्यम से प्रभुत्व का प्रयोग करते थे। समकालीन जनजाति पहचान का प्रभाव मुख्यधारा के साथ संवाद। जनजाति समाज की मुख्यधारा की प्रक्रिया में जबरन एकीकरण ने न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि उनकी संस्कृति और समाज को भी प्रभावित किया। जनजाति पहचान को जनजातियों के लिए विशिष्ट किसी भी अंतर्निहित प्राचीन विशेषताओं के बजाय इस निरंतर संवाद को आकार दिया है। कई आदिवासी पहचान गैर आदिवासी दुनिया के साथ जुड़ाव की प्रतिकूल शर्तों के जवाब में जैसे सकारात्मक परिणाम हुए हैं। कई पूर्वोत्तर राज्य दशकों से नागरिक स्वतंत्रता को प्रबंधित करने वाले विशेष कानूनों के तहत जीवन यापन कर रहे हैं, जो इन क्षेत्रों में चल रहे मुद्दों को उजागर करते हैं। शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। धीरे धीरे आदिवासी समुदायों के भीतर आरक्षण जैसी शिक्षा जनजाति समाज के भीतर एक व्यावसायिक विकास बढ़ावा दे रही है। जैसे जैसे जनजाति समाज आर्थिक वर्ग किसानों के साथ अधिक होते जा रहे हैं, आदिवासी पहचान का दावा करने के आधार दो मुद्दों से संचालित या उत्प्रेरित होते हैं। भूमि और वन जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण, जाति और सांस्कृतिक पहचान से संबंधित चिंताएं। जबकि ये मुद्दे अक्सर अतिव्याप्त होते हैं, आदिवासी समाज के भीतर बढ़ते भेदभाव से इनको अलग अलग प्रेरणाएं मिल सकती हैं। आदिवासी समुदायों के मध्यम वर्ग के सदस्यों को अपनी आदिवासी पहचान का दावा करने के लिए प्रेरित करने के कारण गरीब और अशिक्षित आदिवासियों को आदिवासी आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने वाले कारणों से अलग हो सकते हैं। मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण से जनजाति पहचान में वृद्धि। समकालीन समय में जनजाति पहचान का दावा बढ़ रहा है, जिसका श्रेय जनजाति समाज के भीतर एक मध्य वर्ग के उद्भव को दिया जा सकता है। इस मध्य वर्ग ने संस्कृति, परंपरा, आजीविका, भूमि और संसाधन नियंत्रण संबंधित मुद्दों तथा आदिवासी पहचान की अभिव्यक्ति में केंद्रीय तत्व के रूप में आधुनिक परियोजनाओं के लाभों में भाग लेने की इच्छा को सामने लाया। परिणाम स्वरूप जनजातियों के बीच एक नई चेतना उभरने लगी, जो बड़े पैमाने पर उनके मध्यम वर्ग से प्रभावित हो रही थी। इस मध्यम वर्ग का उदय आधुनिक शिक्षा, समकालीन व्यवसायों और आरक्षण नीतियों द्वारा प्रदान की गई सहायता का एक उत्पाद है।
परिवार और नातेदारी आमतौर पर परिवारों से अधिक स्वाभाविक कोई अन्य सामाजिक संस्था नहीं है। परिवार सौहार्द और देखभाल के स्थान के रूप में कार्य करता है, जिसे फिर भी इसे तीव्र संघर्ष, अन्याय, हिंसा भी देखी है। परिवार और नातेदारी प्रणालियों के भीतर करुणा, बलिदान, देखभाल की कहानियाँ, कन्या भ्रूण हत्या, भाई बहनों के बीच संपत्ति विवाद तथा कठोर कानूनी लड़ाई जैसे गहरे आख्यानों के साथ सहअस्तित्व में है। परिवार की संरचना का अध्ययन इसके एक सामाजिक संस्था के रूप में और समाज के अन्य सामाजिक संस्थानों के साथ उनके संबंधों के बारे में दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। परिवार विविध रूप ले सकते हैं, या तो एकल अथवा विस्तारित, पुरुष या महिला प्रधान और मातृवंशी या पितृवंशी के माध्यम से वंश का पता लगा सकते हैं। परिवारों की आंतरिक संगठन और संरचना अक्सर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भों जैसे व्यापक सामाजिक संरचनाओं के अनुरूप होती है। उदाहरण के लिए हिमालयी क्षेत्रों के गांवों से पुरुषों के प्रवासन से उन समुदायों में महिला प्रधान परिवारों की अधिक व्यापकता हो सकती है। परिवार की संरचना में इन बदलावों के व्यापक सामाजिक परिवर्तनों के संबंधों में समझा जा सकता है, जो परिवारों के निजी क्षेत्र को अर्थशास्त्र, राजनीति, संस्कृति, शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्रों से जोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं संयुक्त परिवार शब्द भारतीय भाषाओं का मूल शब्द नहीं है? I.P. देसाई इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि संयुक्त परिवार नामक शब्द अभिव्यक्ति विशेष किसी भारतीय शब्द का अनुवाद नहीं। अधिकांश भारतीय शब्द भाषाओं में एक संयुक्त परिवार संबंधी अवधारणा और व्यवस्था। परिवार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिन्हें अक्सर इस धारणा के साथ कम मूल्यवान माना जाता है कि दूसरों के परिवार हमारे अपने को प्रतिबिंबित करते हैं। हालांकि जैसा कि पहले दिखाया गया है, परिवार विविध संरचनाओं का प्रदर्शन करते हैं जो समय के साथ बदलती हैं। ये परिवर्तन व्यवस्थित रूप से हो सकते हैं, युद्ध या प्रवास जैसी घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, अथवा जानबूझकर जीवन साथी का चयन करने में युवा लोगों की पसंद या समलैंगिक संबंधों की अधिक सामाजिक स्वीकृति से प्रेरित हो सकते हैं। पारिवारिक संरचनाओं में परिवर्तन हमेशा सांस्कृतिक विचारों, मानदंडों और मूल्यों में बदलाव को दर्शाते हैं। जब परिवर्तन विरोध का सामना करना पड़ता है, विज्ञान और समकालीन समाज बताता है कि परिवार और विवाह की प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। बाद में परिवार के बारे में चर्चाएं एकल और विस्तारित परिवारों पर केंद्रित रही। मूल एवं विस्तारित परिवार एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चों का केवल एक समूह होता है जो एक आत्मनिर्भर परिवार बनाता है। एक विस्तारित परिवार, जिसे आमतौर पर संयुक्त परिवार के रूप में जाना जाता है, विविध रूप लेता है, लेकिन आमतौर पर इसमें कई जोड़े शामिल होते हैं और अक्सर एक साथ रहने वाली दो पीढ़ियों तक ये विस्तृत है। इसमें अपने परिवार के साथ भाइयों, एक समूह या अपने बेटों अब बल्कि पहले भी यह किसी भी अर्थ में परिवार का जॉइंट फैमिली शब्द ही है, जिसे हिंदी में संयुक्त परिवार कहा जाता है, देशज नहीं है। संयुक्त परिवारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण भारत की बढ़ती जीवन प्रत्याशा है। 1941
से 50 और 1981 से 85 की अवधि के दौरान ये पुरुषों नियम के अनुसार मातृवंशी समाज में पैतृक धन संपत्ति माँ से बेटी में मिलती है और पितृवंशी समाज में के विपरीत मातृवंश मातृतत्व एक में कोई अधिकार होता है। महिला प्रधान घर, जब पुरुष नगरीय क्षेत्र में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है और खेती के कार्यों का प्रबंध करना पड़ता है। कई बार वे अपने परिवार की एकल भरण पोषण करने वाली बन जाती हैं। ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहा जाता है। विधवा होना भी ऐसा पारिवारिक व्यवस्था बना सकता है। यह स्थिति पुरुषों द्वारा दूसरा विवाह करने तथा अपनी पत्नियों, बच्चों और अन्य आश्रितों को धन न भेजने के कारण भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में महिला को अपने परिवार की देखभाल सुनिश्चित करनी पड़ती है। दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजाति समुदाय में महिला प्रधान पर एक स्वीकृत मानक है। अन्य सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े परिवार और हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम परिवार के आर्थिक या राजनीतिक जैसे अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट एवं अलग परिवार घर एकीकरण के बाद जर्मनी में विवाह प्रणाली में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि नए जर्मन राज्य ने एकीकरण में पूर्व परिवारों को प्राप्त संरक्षण और कल्याण की सभी योजनाएं रद्द कर दी थी। आधुनिक सुरक्षा भावना के कारण लोग विवाह से इनकार करने लगे। विवाह दो वयस्क व्यक्तियों के बीच सामूहिक रूप से स्वीकृत और अनुमोदित यौन मिलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब दो लोग विवाह करते हैं तो एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं। ऐतिहासिक रूप में विवाह विभिन्न समाज में विभिन्न रूप से पाए जाते हैं। यह विभिन्न समारोहों को करने के लिए भी जाना जाता है। विवाह विभिन्न रूपों में होता है, जिनमें शामिल भागीदारों की संख्या उन उपयुक्त मिलन को निर्देशित करने वाले नियम होते हैं। विवाह के अनेक रूप हैं। इन रूपों को विवाह करने वाले साथियों की संख्या और कौन से किसके विवाह कर सकता है को नियंत्रित करने किए जाने वाले नियम के आधार पर पहचाना जा सकता है। वैवाहिक रूप में विवाह करने वाले साथियों की संख्या के संदर्भ में विवाह को दो रूपों में एकल विवाह, बहुविवाह, इन दोनों विवाहों के अलग अलग उप प्रकार हैं, जैसे क्रमिक, एक पत्नीत्व, एक बहुविवाह और बहुपतित्व।
क्रमिक बहुविवाह व्यक्तियों को अक्सर पति या पत्नी की मृत्यु या तलाक के बाद पुनर्विवाह करने की अनुमति देता है। ऐतिहासिक रूप में यह विकल्प मुख्य रूप से पुरुषों के लिए उपलब्ध था, लेकिन 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलनों ने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं के लिए विधवा पुनर्विवाह के अधिकार को चुनौती दी। बहुविवाह की भिन्नताएं। बहुविवाह में मुख्यतः दो भिन्नताएं शामिल हैं। बहुविवाह जहां एक पति की कई पत्नियां होती हैं, और बहुपतित जहां एक पत्नी के कई पति होते हैं। बहुपतित आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उभरता है, जहां एक एकल पुरुष पर्याप्त रूप में एक परिवार का समर्थन नहीं कर सकता है, जिसमें समुदाय अत्यधिक गरीबी के कारण जनसंख्या नियंत्रण की तलाश करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं से लिंगानुपात में एकाएक गिरावट होने लगी। बाल लिंगानुपात 1991 में प्रति 1000 लड़कों पर 934 से कम होकर 2011 में 919 हो गया। यह लिंगानुपात में प्रतिशत गिरावट अत्यधिक चौंकाने वाला है। समृद्ध राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी अधिक खराब है। पंजाब में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों का अनुपात 846 हो गया है। परिणाम के कुछ जिलों में यह 800 से भी कम हो गया है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम। अंतर्विवाह के लिए व्यक्तियों को एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह के भीतर विवाह करने की आवश्यकता होती है, जिससे वे व्यक्तियों से संबंधित हैं, जैसे कि एक जाति, कबीला या नस्लीय जाति अथवा धार्मिक समुदाय। इसके विपरीत बहिर्विवाह यह निर्धारित करता है कि व्यक्तियों को अपने समूह से बाहर विवाह करना चाहिए। उत्तर भारत में कुछ हिस्सों में गांव में बहिर्विवाह के रूप में जानी जाने वाली प्रथा प्रचलित है। यह सुनिश्चित करता है कि बेटियां दूर के गांवों में परिवारों में शादी करें, दुल्हन के लिए उनके नए घर में एक सहज संक्रमण और अनुकूलन को बढ़ावा दें, जो उनके रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से मुक्त हो। विचारणीय बिंदु है कि बहिर्विवाह में भौगोलिक दूरी, असमान पितृवंशी प्रणाली के साथ मिलकर विवाहित बेटियों द्वारा अपने माता पिता से मिलने की आवृत्ति को सीमित करती है। परिणामस्वरूप अपने जन्म के घर को छोड़ना एक मार्मिक अवसर बन जाता है। राजनीतिक संस्थानों का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजनीतिक संस्थाओं करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शक्ति दूसरों के संबंध में मौजूद है और समाज के भीतर इसका वितरण भिन्न होता है। शक्ति एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें बच्चों को कार्य करने वाले परिवारों के बुजुर्गों से लेकर अपनी पार्टी के एजेंडे को आकार देने वाले राजनीतिक नेताओं का विभिन्न परिदृश्य शामिल है। प्रत्येक मामले में व्यक्तियों या समूहों के पास इस सीमा तक शक्ति होती है कि दूसरे उनके निर्देश का पालन करें। इसलिए राजनीति सत्ता के प्रयोग के हालांकि ये समझने के लिए दूसरों की आज्ञाओं का पालन क्यों करते हैं। राजनीतिक प्राधिकरण शक्ति का एक विशिष्ट रूप है, जिसे वैध, न्यायसंगत और अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह संस्थागत है और वैधता में निहित है। लोग आमतौर पर सत्ता में रहने वाले अधिकार को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं जब वे अपने नियंत्रण को निष्पक्ष एवं उचित समझते हैं। अक्सर विचारधाराएं इस अधिकार को वैध बनाने में भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक संस्थाओं में प्रयोग भी शामिल है, जिसे अक्सर प्राधिकरण की अवधारणा के माध्यम से सुगम तथा उचित ठहराया जाता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि लोग स्थापित मानदंडों और
एवं नियमों का पालन करते हैं। राज्यविहीन समाज 60 वर्ष से भी पूर्व सामाजिक मानव विज्ञानी द्वारा किए गए राज्यविहीन समाज के अनुभविक अध्ययन दर्शाते हैं कि बिना आधुनिक सरकारी तंत्र के व्यवस्था कैसे बनाए रखी जाती है। ऐसे समाज में अद्वितीय तंत्र और सामाजिक गतिशीलता के माध्यम से व्यवस्था को बनाए रखा गया था। एक मुख्य अवलोकन जिससे विभिन्न भाग संतुलित थे। वे समाज अक्सर संबंध विवाह और निवास जैसे कारक पर आधारित गठबंधनों पर निर्भर थे। इसके अलावा अनुष्ठानों और समारोहों की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मित्रों और शत्रुओं दोनों की भागीदारी, सामंजस्य और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देना शामिल था। इसके अतिरिक्त आधुनिक राज्य अच्छी तरह से परिभाषित संरचनाएं और औपचारिक प्रक्रियाएं हैं। हालांकि राजनीतिक समाज में समाज में देखे जाने वाले कुछ अनौपचारिक तंत्र राज्य समाज में ही बने हुए हैं, जबकि औपचारिक राज्य तंत्र प्रमुख है। औपचारिक सामाजिक गतिशीलता, सहयोग और संघर्ष के समाधान के तत्व अभी भी राज समाज में पाए जाते हैं।